अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी कि प्रोटीन को किस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स किस किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन होते हैं, कैसे कन्फिगरेशंस उसकी डेवलप होती हैं। वहाँ पर हम लोगों ने जो है ना उसकी नेटिव कन्फर्मेशंस के बारे में भी डिस्कशन की थी। नेटिव कन्फर्मेशन हम लोग किसी भी प्रोटीन की उस स्ट्रक्चर को या उस फोल्डेड शेप को हम लोग कहते हैं जिसमें वो कुदरती तौर पर नेचुरली जो है ना वो पाई जाती है, उसको हम लोग उस प्रोटीन की जो है ना वो नेटिव कन्फिगरेशंस कहते हैं, जिसमें वो फुल्ली फंक्शनल होती है और अपना प्रॉपर जो उसका रोल है वो परफॉर्म कर रही होती है, उसको हम लोग जो है ना वो नेटिव कन्फर्मेशन कहते हैं। अब ये अगर नेटिव कन्फर्मेशन चेंज हो जाए, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था जिसमें डीनेचुरेशन का स्टेप पढ़ा था, कि अगर प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, तो उस वजह से फिर क्या हो सकता है कि प्रोटीन जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देती है। ठीक है, सो इसलिए नेटिव कन्फर्मेशन जो है वो सस्टेन रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोटीन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने प्रोटीन को जो है ना वो क्लासिफाई किया है फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर। प्रोटीन्स को मल्टीपल अदर फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर भी क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज वो है जी कि प्रोटीन को जो है ना वो हम लोग फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर किस तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल प्रोटीन्स हैं, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, और तीसरी है हमारे पास ड्राइव्ड प्रोटीन्स। इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है और किस तरह से हम लोगों ने इनको इन तीन कैटेगरीज में डिफाइन किया है। सबसे पहले आते हैं सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स हम लोग उन प्रोटीन्स को कहते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमें जो है ना वो अमाइनो एसिड्स दें, मींस कि जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, उनके अंदर कोई किसी किस्म का एक्स्ट्रा कंपाउंड मौजूद नहीं होता, कोई आयन मौजूद नहीं होता। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन्स को बाज़ औक़ात अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था कि कोफैक्टर्स चाहिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स चाहिए। सो वो वाली प्रोटीन्स जिनको इसमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम लोग जो है ना वो सिंपल प्रोटीन्स के नाम से सिंपल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सो एक चीज़ है, हमारे पास एक पैरामीटर है प्रोटीन्स की जो है ना वो फॉर्मेशन को या प्रोटीन्स की मज़ीद क्लासिफिकेशन करने को, वो है जी एक्सियल रेशियो को। एक्सियल रेशियो ली जाती है रेशियो ऑफ प्रोटीन लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, इसकी बेसिस के ऊपर हम लोग प्रोटीन्स को जो है ना वो ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर डिफाइन करते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है उन प्रोटीन्स को कहा जाता है जिनकी एक्सियल रेशियो लेस देन 10 होती है, मतलब उन वो लेंथ वाइज जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, वो विड्थ वाइज जो है वो भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, मीन्स टू से कि उनकी जो रेशियो है ना वो 1 से लेकर तकरीबन जो है ना वो 10 के दरमियान में आ रही है। यानी कि वो लेंथ और विड्थ जो है ना वो कोई दोनों में से कोई भी एक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ। ठीक है ना? उसको हम लोग कहते हैं जी ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जिनको जिनमें हमारे पास एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स आती है जो कि एग व्हाइट में प्रेज़ेंट होती है। इसी तरह से ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती हैं। जबकि जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं उनकी एक्सियल रेशियो मोर देन 10 होती है, मीन्स कि इनकी जो लेंथ होती है वो विड्थ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इनमें हमारे पास कोलेजन प्रोटीन्स आती हैं, इलास्टिन प्रोटीन्स आती हैं, केराटिन प्रोटीन्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। केराटिन और कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर पोजीशन पे पाई जाती हैं, जो कि हमारी टिश्यू मैट्रिक्स को अपनी जगह पर रखती हैं। जबकि जो केराटिन है ये इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होती है मोस्ट केसेस में, जैसे हमारी स्किन सेल्स के अंदर जो है स्किन सेल्स जो हैं, जो आउटर स्किन सेल्स हैं वो भरे पड़े हैं केराटिन प्रोटीन्स के साथ। इसके अलावा कुछ दूसरी मज़ीद प्रोटीन्स हैं, उनके ऊपर उनकी अक्रेंस है, उनकी जो है वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर जो है ना उनकी कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। इनको सिर्फ आप लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जो है ना वो पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकंड, जिसको हम लोग कह रहे हैं जी कंपाउंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इनमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट्स या नॉन प्रोटीन ग्रुप्स भी आते हैं, जिसमें हम लोगों ने
हम लोगों ने जो है वो कोफैक्टर्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स वगैरह पढ़े थे। यानी कि इनकी हाइड्रोलिसिस जब हम लोग करेंगे, इनको जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, तो उन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें जो है ना वो नॉन प्रोटीन पोर्शंस भी मिलेंगे। अब इनको आगे मज़ीद जो है ना वो 5-6 कैटेगरीज़ के अंदर डिफाइन किया गया है। हम वन बाय वन जो है ना वो सबका इंट्रोडक्शन जो है वो लेते हैं। नंबर वन इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, जो कि ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनमें साथ प्रोटीन पोर्शन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती हैं, जो कि हमारी क्रोमोसोम के अंदर मौजूद जो डीएनए होता है उसको रैप आउट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको कॉइल सुपर कॉइल बनाने में जो है ना वो अपना रोल प्ले करते हैं। न्यूक्लियोसोम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक्चुअली हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड ही बनता है। इसी तरीके से जो है ना वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स यीस्ट के अंदर और थाइमस ग्लैंड के अंदर, स्पर्म के अंदर जो है ना वो हमें देखने को मिलती हैं डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स। नेक्स्ट आ रहे हैं जी फॉस्फोप्रोटीन्स हैं। फॉस्फोप्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जिनके साथ साथ जो है ना वो फॉस्फोरिक एसिड भी मौजूद होता है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो कैजीन एक प्रोटीन है जो कि मिल्क के अंदर पाई जाती है। विटालिन ऑफ एग यॉक है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसमें फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इस तरह से लिपोप्रोटीन्स, नाम से जाहिर हो रहा है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैं, जिसमें लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल नाम आपने सुना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकेन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये एक्चुअली हमारी, जिस तरह आप लोगों ने ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था, वो एंटीजन ए बी इस तरह से होती हैं, ये एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होती हैं जो कि उसके ऊपर रेड ब्लड की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं क्रोमोप्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन्स जिनके साथ कोई ना कोई पिगमेंट अटैच है, लाइक हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप अटैच होता है। साइटोक्रोम्स आपने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, सॉरी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एक प्रोटीन नहीं है, लेकिन साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान आप लोगों ने डिस्कशन की थी, वो सारी की सारी जो है ना वो क्रोमोप्रोटीन्स कहलाती हैं, जो कि डिफरेंट कलर्स शो करती हैं। उसी नाम से, उसी मुनासबत से क्रोमा मीन्स जो होता है वो कलर्ड होता है। सो ऐसी प्रोटीन जो कि कलर नेचर शो करती हैं, उनको हम लोग जो है वो क्रोमोप्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। मेटालोप्रोटीज प्रोटीन सॉरी ऐसी प्रोटीन जिनके साथ मेटल आयंस या मेटल एटम्स मौजूद होते हैं। फेरेटिन हो गया, जिस तरह से कोबाल्ट होते हैं, कॉपर होता है, जिंक होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो हमारी प्रोटीन्स हैं, जो कि कोफैक्टर के तौर पे डिफरेंट मिनरल्स और आयंस को यूज़ करती हैं। सो उन प्रोटीन्स को हम लोग जो है वो मेटालोप्रोटीन्स कहते हैं। सो ये सारी की सारी कैटेगरीज जो है ना हमारे पास वो कॉन्जुगेट प्रोटीन्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। थर्ड वन इज डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स को जो है ना वो मजीद टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ड्राइव प्रोटीन्स हैं क्या। ड्राइव प्रोटीन्स जो है ना वो डेरिवेटिव्स हैं सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के। किस तरह से ये डेरिवेटिव्स हैं जी, उसकी हम लोग जो है ना वो दो तरीकों से जो है ना वो इसको हम लोग जनरली जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर वन इज प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स। प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स हम लोग उन प्रोटीन्स को कहते हैं जो कि डीनेचर्ड फॉर्म में होती हैं। अब वो प्रोटीन सिंपल प्रोटीन की कैटेगरी से भी बिलोंग कर सकती है, मीन्स के सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, और दूसरी वो जो है ना वो किसी कॉन्जुगेट प्रोटीन से भी बिलोंग कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है उसको नेटिव कन्फर्मेशन जो होती है उसके अंदर आयन वगैरह या कोई दूसरे कंपाउंड भी चाहिए हो अदर देन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो उनके को हम लोग कैटेगराइज करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन्स। जबकि वो प्रोटीन्स जो कि सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स कहलाती हैं, उनको हम लोग जो है ना वो एक्चुअली होती क्या है, हाइड्रोलिसिस होती है उनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स की। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर टूटता है। जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होता। पेप्टाइड बॉन्ड स्टिल लिंक्ड होता है इस प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स के अंदर, लेकिन जो सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स हैं इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड ही टूट जाता है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो चलो टूटता ही टूटता है, साथ साथ पेप्टाइड बॉन्ड भी टूट जाता है और वो जो है ना वो पीसेस के अंदर टूट जाते हैं। ये जो है वो प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स जो हैं वो एक सिनोनिम्स के तौर पे यूज हो सकता है डीनेचर्ड प्रोटीन्स के, और ये मोस्टली
जो अनफोल्डिंग हम लोग कह सकते हैं या डिसऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर की, कि जब टर्शियरी स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक करता है और वो जो प्रोटीन डिफरेंट कन्फिगुरेशंस के अंदर डिफरेंट फोल्डिंग्स के अंदर फोल्ड हुई हुई थी वो खुलकर जो है ना वो थ्रेड की फॉर्म में आ जाती है, उसको हम लोग जो है ना वो ड्राइव्ड प्रोटीन्स कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करने वाली है कि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता। इनके अंदर जो है ना वो प्रोटीन और इसी तरीके से मेटा प्रोटीन्स आ जाती हैं, जो कि मोस्टली ये वाली जो ड्राइव्ड प्रोटीन्स हैं, प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं या ये हमारे पास बन सकती है जब हम लोग किसी भी सिंपल या कॉन्जुगेट प्रोटीन को हीट करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की फॉर्म में ये खुद से ट्रीट करते हैं उसको, या कोई मैकेनिकल मिक्सिंग हम लोगों ने की है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से रिएक्ट करवाया है, कोई डिटर्जेंट डाल दिया है, या कोई हैवी मेटल का आयन वगैरह डाला है जिसकी वजह से वो प्रोटीन जो है वो अपना थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तोड़ चुकी है। इसकी मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल ये देता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने सिंपल प्रोटीन के अंदर एग्जांपल पढ़ी थी एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एग वाइट, जो एग का ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है। देखो जब ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है वो उसकी नेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि एल्ब्यूमिन उस टाइम के ऊपर जो है ना वो नेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मौजूद है। लेकिन जो ही हम उसको हीट करते हैं, लाइक अगर आप लोग एग को बॉयल करते हो या फिर आप लोग जो है वो उसको फ्राई करते हो हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो वो अपनी ट्रांसपेरेंसी लॉस कर देता है। वो ट्रांसपेरेंसी लॉस होने के साथ-साथ उसकी विस्कोसिटी भी खत्म हो जाती है और वो जो है ना वो एक लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाता है। सो एक्चुअली होता क्या है उस टाइम के ऊपर कि वो प्रोटीन जो कि ग्लोब्यूलर नेचर की फॉर्म में थी, वो पानी के अंदर डिसॉल्व थी, उसने अपना थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर खो दिया और उसकी वजह से वो अब डीनेचर्ड हो चुकी है। और वो डीनेचर्ड जो है ना वो चूंकि जब ओपन कन्फिग्रेशन के अंदर आती है तो वो एक बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स के बन जाते हैं उनके पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान में, जिससे वो जो है ना वो सॉलिड कन्फिग्रेशन के अंदर आ जाती है। सो हम लोग यूं कह सकते हैं कि एग वाइट जो है वो हमारे पास एक नेटिव कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में, जबकि जो बॉइल्ड एग या जो फ्राइड एग होता है उसका जो वाइट पोर्शन होता है वो हमारे पास एक डीनेचर्ड या ड्राइव्ड प्रोटीन्स की कैटेगरी में फॉल करता है। इसी तरीके से जो है ना वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि एक बार डीनेचर हो जाएँ तो वो परमानेंटली डीनेचर्ड हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी एल्ब्यूमिन की एग्ज़ाम्पल दी। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि डीनेचर्ड होने के बाद अलहदा-अलहदा होने के बाद दोबारा से अपने आप को जो है ना वो फ़ोल्ड करवा लेती हैं। अपने आप को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की फ़ॉर्म में जो है ना वो ले आती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे राइबोन्यूक्लियेज़ है। ये एक एंज़ाइम है और ये जो है वो जब डिसऑर्गेनाइज़ होता है तो वो दोबारा से अपने आप को जो है ना वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लेकर आ सकता है। सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स जिसको हम लोगों ने कहा कि ये एक किस्म की जो है ना जब हम लोग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को कंप्लीट डिस्कस करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो ब्रेक होना शुरू करती है, प्रोटीन टूटना शुरू करती है। तो ये एक्चुअली उसके जो है ना वो सेकेंडरी प्रोटीन हम लोग उसकी फर्स्ट स्टेप को कह सकते हैं, जिसमें उसके जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो पेप्टाइड का एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन थी, वो पेप्टाइड चेन जो है वो ब्रेक करना शुरू कर देती है डिफरेंट पोजीशंस से। सो ये जो है ना वो डिफरेंट अपने मॉलिक्यूलर साइज़ की बेसिस के ऊपर जो है ना वो इसको मज़ीद कैटेगराइज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर वो बहुत ही चंद एक अमाइनो एसिड्स सिर्फ़ आपस में जुड़े हुए हैं तो प्रोटियोसिस के नाम से हम लोग उसे कह सकते हैं। इसी तरह से पेप्टोन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं और ओलिगोपेप्टाइड्स हैं। प्रोटियोसिस क्या है? प्रोटियोसिस जो है वो एक्चुअली जब किसी भी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है तो उस टाइम के ऊपर जो उसके बड़े-बड़े से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो बड़े-बड़े से थ्रेड्स बनते हैं, उसको हम लोग जो है ना वो प्रोटियोसिस का नाम कह सकते हैं। और ये सॉल्यूशन के अंदर जो है ना वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है जब हम लोग उसके अंदर एल्युमिनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट जो है वो डालते हैं किसी भी प्रोटीन सॉल्यूशन के अंदर। सो इसकी मज़ीद आगे से 2 कैटेगरीज़ हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज़। जो है कि ये प्राइमरी प्रोटियोसिस एंड सेकेंडरी प्रोटियोसिस। प्राइमरी वो हैं जो कि लार्जर हैं मॉलिक्यूलर वेट के अंदर और सेकेंडरी वो हैं जो स्मॉलर हैं मॉलिक्यूलर वेट के अंदर। पेप्टोन्स की बात करते हैं, ये सिंपल होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटियोसिस। ये प्रेसिपिटेट नहीं होते अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, बल्कि ये होते हैं
टंगस्टन की फॉर्म में, टंगस्टन एसिड की प्रेजेंस के अंदर। इसी तरीके से पेप्टोन्स जो हैं ये बैक्टीरियल कल्चर्स की ग्रोथ के लिए भी यूज़ होते हैं। लाइक जब आप लाइक फॉर एग्जांपल एमएलटी वाले जब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरियाज को ग्रो करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट पैट्री डिशेस के ऊपर, तो उस टाइम उसकी जो खुराक दी जाती है बैक्टीरिया को, उसमें पेप्टोन्स भी डिज़ोल्व किए जाते हैं। अच्छा जी, पॉलीपेप्टाइड्स जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन की कि ये अगर हम लोग पेप्टोन्स की मज़ीद हाइड्रोलिसिस करें, मज़ीद ब्रेक डाउन करें, तो तब हमारे पास जो है ना ये पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। और ओलिगोपेप्टाइड्स जो हैं वो सिर्फ चंद एक अमाइनो एसिड्स की बेसिस के ऊपर जो है उनको नेम किया जाता है, जिसमें डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड जो है वो हम लोग कह सकते हैं। और ये जो है वो सोल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट्स नहीं होते, बल्कि ये जो है ना वो फॉस्फो टंगस्टन एसिड की मौजूदगी में ही प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, किसी सॉल्ट की मौजूदगी में जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं हो सकते। यहाँ पर आपके पास जो है ना वो एक चार्ट, एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ नज़र आ रहा है कि जब हमारे पास फुली प्रोटीन अपनी नेटिव कन्फिग्रेशन के अंदर होती है, तो जो ही उसको डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हीट किया जाता है, तो वो प्रोटीन्स की फॉर्म में और इस तरह से मेटाप्रोटीन्स प्रोटीन्स की फॉर्म में जो है ना वो आ जाती है। और ये स्टिल अपना थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो लॉस कर देगी, लेकिन स्टिल जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन या प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रखेगी। उसको हम लोग जो है ना वो प्राइमरी डेराइव्ड डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। और सेकेंडरी डेरिवेटिव्स में फिर हमारे पास प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, देन फिर हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स, और एट द एंड जो है हमारे पास अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में वो हर एक अमाइनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने के बाद जो है वो अलग-अलग हो जाएगा। सो इसके अलावा कुछ दूसरी क्लासिफिकेशंस हैं जो कि डिपेंड कर रही हैं जी फंक्शंस की के ऊपर। कैटालिटिक प्रोटीन्स हैं जिसमें हम लोग एंजाइम्स हैं, इसमें सिंपल भी आ सकते हैं, कॉन्जुगेटेड भी आ सकते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जिस जो कि हार्मोनल प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, लाइक इंसुलिन है, हमारे पास जो है वो एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स हैं। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही हैं, जैसे कोलेजन है, इलास्टिन है, केराटिन है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ट्रांसफेरिन है जो कि आयरन की ट्रांसपोर्टेशन करती है, हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करती है। इसी तरीके से जो है वो सेलुलोप्लाज्मिन है जो कि कॉपर की ट्रांसपोर्टेशन करती है। इम्यून प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि गैमा प्रोटीन्स हैं, जो लाइक इम्यूनोग्लोबिन जिसको हम लोग एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती हैं। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे मसल्स के अंदर मौजूद हैं, जो हमारे मसल्स को फंक्शनल बनाती हैं, एक्टिन, मायोसिन। इसी तरीके से हमारी जेनेटिक प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को, लाइक क्रोमोसोम्स को मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रही हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स आ गई। इसी तरीके से स्टोरेज प्रोटीन्स हैं जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स को जो है वो स्टोर करने में हेल्प करती हैं, लाइक एग प्रोटीन, एग वाइट है जो कि आने वाले चिकन के लिए जो है वो फूड को स्टोर करके रखता है। कैज़ीन मिल्क के अंदर जो है वो फूड को स्टोर करके रखती है। सो ये न्यूट्रिशनल पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ हो रहे हैं। सो फंक्शन की बेसिस के ऊपर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज जो हैं वो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन है। अच्छा जी, इसी तरीके से हम लोग जो है ना उसकी लेंथ और शेप की बेसिस के ऊपर 2 तरह से जो है ना वो करते हैं। ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने उसकी सिंपल प्रोटीन के अंदर ये बात पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स वो होती हैं जिनकी एक्सियल रेशियो जो है वो मोर देन 10 हो, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनकी यूनिक स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर। और इसी तरीके से हमारे पास जो है ना वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो कि बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती हैं, और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेनली इनमें से जो है ना वो इम्यूनोग्लोबिन्स या एंजाइम्स और इस तरह की जो ट्रांसपोर्टिंग का फंक्शन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और प्लीज़ कमेंट करें किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।